ओके देन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हमारा जो इकोलॉजी का सेक्शन चल रहा है उसी में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पीछे की क्लासेस में अगर हम बात करें तो हमने इकोसिस्टम को देख लिया, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को देख लिया। स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, फूड चेन्स हैं, फूड वेब्स हैं, उनकी बातें कर ली। इवन आफ्टर हमने जो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर को भी हमने डिस्कस कर लिया। एनर्जी ट्रांसफर चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर हो, चाहे वो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर हो, वो हमारा डिस्कस हो चुका है। और जब हम इकोसिस्टम फंक्शनिंग की बातें कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास दो बातें आई थी। उन चीज़ों को मैं एक बार साइड में आपको समराइज कर देता हूँ कि जब हम इकोसिस्टम फंक्शनिंग की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के फंक्शन में दो चीजें काउंट करनी होती हैं। एक होता है एनर्जी का फ्लो। एनर्जी के फ्लो को आपको दो जगह पे समझाना होता है, ग्रेजिंग फूड चेन्स में समझाना होता है और डिट्राइटस फूड चेन्स में आपको समझाना होता है। इसके लिए आपके पास कुछ मॉडल्स हैं, जैसे बॉक्स पाइप मॉडल था वो आपने यूज किया था, एक वाई शेप्ड मॉडल था उसको आपने यूज किया था। तो आप उन मॉडल्स की सहायता से चाहे ग्रेजिंग फूड चेन हो चाहे डिट्राइटस फूड चेन हो, उनके अंदर जो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको आप समझाते हैं। तो वो एक चीज हो गई थी कि हमें फंक्शन में पहली बात तो एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट की सन से आती है, प्लांट्स कैप्चर करते हैं, प्लांट्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स में जाती है और हर्बीवोर्स से बाद में फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स को होती हुई लास्ट के अंदर एनर्जी है वो चाहे प्रोड्यूसर से रिलीज हो रही हो चाहे कहीं से भी रिलीज हो रही हो, एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। इसके साथ में एक चीज और आ जाती है जो फंक्शन का ही दूसरा रूप है। वहां हमको पढ़ना होता है कि एनर्जी के साथ में जो मिनरल्स हैं ये भी अगले ट्रॉफिक लेवल्स में रन करते हैं। तो जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हमें पढ़ना होता है। जैसे एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वो एक साइड में ही मूवमेंट होता है। बट मिनरल्स का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है कि मिनरल्स सॉइल में होते हैं या सराउंडिंग में होते हैं, वहां से प्लांट में जाते हैं, प्लांट से फिर वो फूड चेन में जाते हैं और वापस कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। तो मिनरल्स का जो पैटर्न है वो एनर्जी के पैटर्न से अलग है। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है लेकिन मिनरल्स क्या होते हैं, जहां से जाते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं। तो ये साइक्लिंग होती है, दिस इज साइक्लिंग। तो दो चीजें हमें लेनी थी फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एनर्जी, उसको हम डिस्कस कर चुके, उसके मॉडल्स हम डिस्कस कर चुके। दूसरा पार्ट हमें मिनरल्स की साइक्लिंग देखना था, वो हमारा पेंडिंग था। तो हम आज उसी सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो मिनरल्स जितने भी हैं, किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी मिनरल्स अपना एक निश्चित पैटर्न है उनका, साइक्लाइजेशन का, चक्रीकरण का एक उनका एक पूरा तरीका होता है। उसी तरीके के अंदर वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर साइक्लाइज होते हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर जैसे कार्बन किस प्रकार से साइक्लाइज होता है, फॉस्फोरस किस प्रकार से होता है, वाटर किस प्रकार से होता है, सल्फर किस प्रकार से होता है, नाइट्रोजन किस प्रकार से होता है, ये कुछ आपके सिलेबस में दिए हुए साइकिल्स हैं जिनको बायो जियो केमिकल साइक्लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में भी डाला हुआ है और आपकी बुक्स के अंदर भी इनके बारे में बताया हुआ आता है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो काफी सारे साइकिल्स हैं जिनको अपन बायो, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनमें कनेक्टेड है, जियो का मतलब जो सॉइल वाला पार्ट है वो इसमें इंक्लूड है, और कुछ केमिकल्स हैं ये, और ये साइक्लिंग मैनर के अंदर साइक्लाइज होते रहते हैं। तो हम इन चक्रों को बायो जियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं। और ये साइकिल्स एक्चुअल में क्या हो गए, ये इकोसिस्टम फंक्शनिंग का एक भाग है। एनर्जी साइकिल दूसरा भाग है, एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है ये एक भाग ये होता है, दूसरा भाग बायो जियो केमिकल साइकिल्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो रहेगा नाइट्रोजन साइकिल, कि हम नाइट्रोजन का किस प्रकार से साइक्लाइजेशन नेचर में चलता है या नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से
ऑपरेट होता है या हमारे इकोस्फीयर के अंदर या हमारे सिस्टम्स के अंदर किस प्रकार से नाइट्रोजन का जो साइक्लिक चक्र है वो कैसे रन होता है, इसको हम समझेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो बातें भी आपके साथ अभी मैं जब इसको समझेंगे तो करेंगे। लेकिन साथ में जो कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस है, चाहे वाटर का साइकिल हो, चाहे सल्फर का साइकिल हो, ये भी आपको स्टडी करने हैं। ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सिंपल हैं और आप इनको एक बार पढ़ेंगे बुक से तो आई होप अब आपका लेवल भी इस प्रकार से हो चुका है कि आप इनको आराम से जब पढ़ेंगे तो ये आपके सेल्फ स्टडी में समझ में भी आ जाएंगे। तो यहाँ आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं रहने वाली है। और केवल एक जो चक्र है नाइट्रोजन साइकिल, उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। इकोसिस्टम के अंदर या इकोस्फीयर के अंदर या नेचर के अंदर आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन किस प्रकार से अपना जो साइकिल है उसको परफॉर्म करती है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं और किसी भी चीज़ का जो महत्व होता है वो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस कहाँ होता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बातें करें तो हमें साइकिल के नेचर से ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन प्लांट्स जो हैं उनमें एंटर करता होगा और प्लांट्स में एंटर करने के बाद में जो फूड चेन है उसमें चलता होगा और बाद में वापस उसमें से निकल जाता होगा। यानी कि जो प्लांट्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होने वाले हर्बीवोर, कार्निवोर जो कुछ भी है उस सारे सिस्टम को मैंने इस ग्रीन बॉक्स के अंदर डाल दिया और इस ग्रीन बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन एंटर करती है, यस एंटर करती है और उसमें से नाइट्रोजन निकलती भी है। थोड़ा सा चेंज ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे फॉस्फोरस है वो सॉइल से एंटर करता है, पौधे उसको सॉइल से उठाते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन को भी पौधे सॉइल से ही उठाते हैं लेकिन वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्य रूप से पाई जाने वाली मेन इम्पोर्टेंट गैस है। कि हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होता है वो नाइट्रोजन का ही है। तो हालांकि बच्चे बुक से पढ़ते हैं और बुक से पढ़ के उसको तैयार भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल बातें होते हैं वो आपको बिल्कुल से क्लियर रहनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है, दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे काम में नहीं लेते। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते। प्लांट्स केवल, अगर हम बात करें कि प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे यूज करते हैं तो प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाइट्रोजन की दो फॉर्म है। इस नाइट्रोजन की दो फॉर्म है, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है और दूसरी एक रिड्यूस फॉर्म है। गैसियस फॉर्म में ये काम में नहीं आता है, या तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में काम में आता है या ये रिड्यूस फॉर्म में काम में आता है। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज फॉर्म की तो ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर आएंगे नाइट्रेट्स। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब जब इसके साथ में ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट्स हैं उन नाइट्रेट्स के रूप में पौधे इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो फॉर्म है दैट इज रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म के अंदर होता है अमोनियम। इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है कि ये सब क्या बातें हैं या इन बातों का मतलब क्या है। एक्चुअल में अगर हम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को देखें, अगर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को देखें तो ये डाई एटॉमिक नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन का एक एटम
और नाइट्रोजन का दूसरा एटम, ये दो एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं। दिस इज द डायटोमिक कंडीशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 5 बॉन्ड्स हैं। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और 5 बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी तुलना में ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये काफी स्ट्रांग है, हाईली स्ट्रांग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। कि एटमॉस्फेयर के अंदर हालांकि नाइट्रोजन बहुत सारी है, नाइट्रोजन गैस ही भरी पड़ी है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन वहां जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन के फॉर्म में है। और वहां एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम से ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है। और हमें ये भी पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, अगर इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो काफी ज्यादा मोर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कि बहुत सारी एनर्जी होने पे ही ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि बंद ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज ये बॉन्ड नहीं टूटते। तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो इजीली ये नहीं टूटता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन बहुत सारी है, लेकिन ये इजीली नहीं टूटती है, स्ट्रॉन्ग नेचर है इसके बॉन्ड की। अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से, 1 सेकेंड, यस, ओके देन। तो हम बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये इजीली टूट नहीं सकता। और अगर हम दूसरी साइड में जाकर के देखें कि या तो ये नाइट्रेट के रूप में काम में आता है, तो नाइट्रेट के रूप में काम में आएगा तो वहां पे ये है NO3-, और दूसरी साइड में अगर अमोनियम के रूप में हम इसकी बात करें तो ये है NH4+। तो इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि चाहे तो हम इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म को देखें, दिस इज NO3-, या इसकी रिड्यूस फॉर्म को देखें, दिस इज NH4+। ये डायटोमिक नहीं है, इनमें केवल नाइट्रोजन का एक एक एटम ही है, जबकि गैस के अंदर जो मिलती है उसमें कितने एटम है, 2 एटम है, 1 और 2। जबकि जो काम में आती है उनमें कितने एटम है, एक एक एटम है। तो जब तक ये टूटेगा नहीं बॉन्ड, जब तक ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये नाइट्रोजन फ्री नहीं होंगे, और जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक ना तो इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म बन सकती है ना इसकी रिड्यूस फॉर्म बन सकती है। एक दूसरी बात और ध्यान रखिए कि प्लांट्स को हम मैन मानते हैं, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोसिस्टम के लिए, एनर्जी ट्रांसफर के लिए, मिनरल ट्रांसफर के लिए हम प्लांट्स को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स मेनली जिस फॉर्म को अपनी जड़ों से सोखते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, छोटे एग्जाम में भी आता है, बड़ी एग्जाम में भी आता है, कि प्लांट्स मुख्य रूप से नाइट्रोजन को जिस फॉर्म में अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं, जड़ों से उठाते हैं, वो फॉर्म कौन सी है, नाइट्रेट के फॉर्म में उठाते हैं। तो पहली समस्या तो हमने ये देखी कि वायुमंडल में जो मिलता है वो डाई एटॉमिक, और पौधे जिसको उठाते हैं वो मोनो एटॉमिक ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है। दूसरी साइड में अगर हम एक बात और देखें कि हमें पता लग गया कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, कि हाई एनर्जी बॉन्ड है इसलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते। अगर हम एनिमल्स को देखें, चाहे प्लांट को देखें या हम एनिमल को देखें, तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज प्रोटीन, उनकी स्ट्रक्चर को बनाता है, एंजाइम्स को बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं वो सेल में काम करते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो सारे प्रोटीन्स किन से बने हुए हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हैं। और जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या है, उनके अंदर अमीनो ग्रुप्स पाए जाते हैं। अमीनो ग्रुप्स में क्या है, नाइट्रोजन है।
यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन नाइट्रोजन से बने होते हैं। बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का बहुत बड़ा मात्रा भी है और रोल भी है, और ये चीज़ें किससे बनी हुई हैं? नाइट्रोजन से बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन के बिना बॉडी में कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ और है, दैट आर न्यूक्लिक एसिड। दैट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में अगर हम चले जाएं, अगर हम बात कर लें डीएनए की, अगर हम बात करें आरएनए की, तो दोनों के अंदर ही क्या है? नाइट्रोजन बेसेज है। दोनों में क्या है? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन भी हैं और पिरिमिडिन्स भी हैं। वो सब क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब में भी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हम कह रहे हैं कि आरएनए में नाइट्रोजन, डीएनए में नाइट्रोजन, राइबोसोम्स में आरएनए है उसमें नाइट्रोजन, टीआरएनए, एमआरएनए, बहुत सारे दूसरे आरएनए, सब में न्यूक्लिक, जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं सब में नाइट्रोजन, जितने भी प्रोटीन सब में नाइट्रोजन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। रोल बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन के ही है। तो रोल इंपॉर्टेंट है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बिना ना न्यूक्लिक एसिड बनेंगे ना प्रोटीन बनेंगे, तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो एक साइड में तो लगता है कि नाइट्रोजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और दूसरी साइड में लगता है कि इसको तोड़ना मुश्किल है। तो अब हम ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि एक साइड में तो लगता है कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है, और दूसरी साइड में लगता है कि इसको तोड़ना असंभव है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेचर, कि नेचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उतनी ही ज़्यादा टफ भी है उसको उठाना। नेचर से उसको उठाना उतना ही ज़्यादा टफ है। तो अब हम बातें करेंगे कि ये किस प्रकार से नेचर में जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसे टूटती है और कैसे उसको रिड्यूस फॉर्म या ऑक्सीडाइज फॉर्म इनमें कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में ही पौधे इसको यूज़ कर पाएंगे, और पौधे यूज़ कर पाएंगे तो बाद में जो फूड चेन्स हैं या जो हमारा जो पूरा ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये जा पाती है। तो लिविंग बीइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम सजीवों के महत्व के हिसाब से बात करें या उनके जीवन में नाइट्रोजन का महत्व कितना होता है उसके हिसाब से बातें करें, तो ये नाइट्रोजन साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इतनी सारी जब हम इस चक्र को पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारी बातें हमें समझनी है, काफ़ी सारी स्टेप्स आएंगी। वहाँ बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काम करते हैं, वो स्टेप्स क्या कहलाती हैं, उनमें होता क्या है, कौन से माइक्रोब्स या कौन से बैक्टीरिया या कौन से एल्गी वहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, और एक देखा जाए तो एक बहुत सिग्निफिकेंट सिस्टम है कि जिसका रोल, जिसके अंदर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ केवल इकोलॉजी तक की बातें नहीं है, जो प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं वहाँ की भी बहुत सारी बातें यहाँ से जुड़ जाएंगी। तो केवल अकेली इकोलॉजी की बातें ना होकर के दूसरी जो फील्ड हैं वो भी यहाँ पे आपके साथ जुड़ेंगी। इवन जो रूट्स वगैरह से जुड़े हुए जो नोड्यूल फॉर्मेशंस वगैरह हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे जुड़ेंगी। तो काफ़ी कुछ इसमें आने वाला है। तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा सीरियसली इसके ऊपर फोकस करेंगे, और जब इसको मैं साइकिल वाइज पढ़ाऊँगा, जैसे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, तो कुछ बैक्टीरिया के और इन माइक्रोब्स के जो नाम हैं वो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा असंभव होगा, तो मैं उनको बोलूँगा। तो कोशिश करके आप उनको साथ में लिखने की कोशिश भी करना ताकि आप उनको आराम से लिख पाएँ। तो अब हम इस साइकिल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पार्ट और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा और आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि आप इन चीज़ों को थोड़ा और क्लोज से समझ पाएंगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं और कैसे हमको समझना है। तो आप केवल इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम ये समझ गए कि ये जो नाइट्रोजन है, डाईएटॉमिक नाइट्रोजन, इसको तोड़ना बहुत टफ है, ये बात हमारी हो रही है।
क्योंकि जो बुक्स में दिया हुआ आता है वहाँ आपको अलग अलग चीजें हेडिंग्स के रूप में दी हुई आती हैं, तो कई बार बच्चे उन चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप कैसे समझें वो बात है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम इस बॉन्ड की है, कि अगर ये बॉन्ड आराम से टूट जाए तो नाइट्रोजन आराम से या तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा या रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, और पौधे आराम से उसको उठा भी लेंगे और आराम से वो सिस्टम में काम में आ जाएगा, और जितने भी उसके रोल हैं वो रोल भी पूरे हो जाएंगे। तो घूम फिर के बात आती है इस बॉन्ड के ऊपर, कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड सबसे बड़ी समस्या है। अब हम ये भी जानते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए, हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो हाई अमाउंट चाहिए हमें इसको तोड़ने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। नेचर में 3 प्रकार के ऑप्शन है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने की बात करें तो ज्यादा ऊर्जा लगनी है, लेकिन ऐसी ज्यादा ऊर्जा लगने के भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक तो है फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी का मतलब भौतिक ऊर्जाओं से होता है, और भौतिक ऊर्जाओं का मतलब ये है कि जैसे इसमें नाइट्रोजन का जो ब्रेकडाउन है, कि डायटोमिक नाइट्रोजन का जो टूटना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल फोर्सेस काम आते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब ये है कि बिजलियों का कड़कना, बिजलियां कड़कती हैं। बिजलियां कड़कती हैं इसका हमें पता है कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजलियां कड़कती हैं। बिजलियां तब कड़कती हैं जब लाइट क्रिएट होगी और बादल आपस में टकराते हैं, और जब लाइटनिंग क्रिएट होती है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। Before you start your presentation, I just would like to say a few words about you. Professor Chinnappan Bhaskar is a professor and director, Research and Development Center, Tirthankar Mahavir University. He was a former director officiating of TS6 Institute of Hydropower Engineering and Technology, Institute of Uttarakhand Technical University, Dehradun. Okay. तो जब बिजलियां कड़कती हैं तो वहां पे जब लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी ऊर्जा होती है, और लाइटनिंग की वजह से ये बॉन्ड टूट जाते हैं। यानी कि जब मौसमीय घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर बात हो रही है, ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली परत के अंदर जब बादल आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा इसको तोड़ने का काम करती है। तो एक तो फिजिकल फोर्सेज है, ये फिजिकल ब्रेकडाउन इसका होता है। दूसरा, कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी ये टूटती है, लेकिन वो अपने आप नहीं होती। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जब हम यूरिया का सिंथेसिस पढ़ते हैं तो यूरिया का सिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी यानी कि टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर, और कुछ आयंस को कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं, तब ये टूटता है, साथ में इसका हाइड्रोजनेशन होता है, तो वहाँ पे इससे यूरिया बनाई जाती है। तो वो एक केमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि कुछ केमिकल्स साथ में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब आप देते हैं तो भी ये बॉन्ड टूट सकते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी ये बॉन्ड टूटता है। और तीसरा आता है कि कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम भी है ऐसे, इसका बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन भी होता है, कि कुछ माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स भी इसको तोड़ने का काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि माइक्रोब क्यों तोड़ेंगे, माइक्रोब को क्या क्या जरूरत है, वो क्यों तोड़े इस बॉन्ड को, ये तो बहुत एनर्जी वाला बॉन्ड है, इसको तोड़ने में तो बहुत ऊर्जा लगती है, तो माइक्रोब क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऊर्जा भी इससे ज्यादा निकलती है, इससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो कुछ माइक्रोब्स
भी इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। और वो जो माइक्रोब्स इसको तोड़ते हैं, वहीं पे आप ये सब पढ़ते हैं कि वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उठाते हैं और उसको बाद में अमीनो में कन्वर्ट करते हैं। और ये अमीनो बाद में क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स होते हैं, अल्फा कीटोग्लूटाराइड जैसे, उनके साथ में जुड़ जाते हैं और उनसे फिर क्या बनते हैं, बाद में ट्रांसएमिनेशन द्वारा अमीनो एसिड्स वगैरह बनाए जाते हैं। यानी कि जो आप लेग्यूमिनस पौधे की जड़ें हैं, उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आप कहते हैं ना नाइट्रोजन फिक्सिंग, दिस इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। फिक्स कैसे कर दिया, ये तो गैस थी, इसको पकड़ा और इसको कहाँ भर दिया, अमीनो, और अमीनो से बाद में कहाँ भर दिया, अमीनो एसिड्स में। तो इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमीनो एसिड्स के रूप में जमा कर दिया। दिस इज फिक्सेशन, दिस इज फिक्सेशन। और ये कैसे हुआ, ना तो कोई फिजिकल फोर्स है, ना कोई केमिकल फोर्स है, देज आर माइक्रोब्स की कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास एक खास मशीन होती है और उस खास मशीन का नाम होता है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको आप नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है उसके रूप में आपने पढ़ा था। तो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक पावरफुल मशीन होती है। और नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है ये आपने पढ़ा था कि जब नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है तो वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करके यहाँ एटीपी कंज्यूम की जाती है। फिर जब N2 को तोड़ करके NH3 में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पे एनर्जी काम में ली जाती है और ये एनर्जी इसी बॉन्ड को तोड़ने में काम में आ रही होती है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक थर्ड पॉइंट हो गया, केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सेकंड पॉइंट हो गया, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पहला पॉइंट हो गया। एक एंगल आपको ध्यान रखना है, ये नेचर में होने वाली प्राकृतिक घटना है। मौसम बदलेगा, बादल होंगे, बिजलियां कड़केंगी, बारिश होगी, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो फिजिकल ब्रेकडाउन नेचर में होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो तीन तरीके हैं जिनसे ये डायटोमिक नाइट्रोजन टूट सकता है। तीन में से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, दे आर नेचुरल, वो प्राकृतिक है, नेचर में अपने आप होते हैं, नेचुरल। जबकि जो केमिकल है ये लेबोरेटरी प्रोसीजर है, लैब में हम इसको तोड़ सकते हैं कि कुछ बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए हम वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देते हैं, तो वो नेचर में अपने आप नहीं होती है। तो हम ये भी समझ गए कि फिजिकल वाला नेचर में अपने आप होता है और बायोलॉजिकल वाला नेचर में अपने आप होता है। अगर हम बात करें कि क्या फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों समान रूप से होते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन और फिजिकल फिक्सेशन दोनों की रेट में बहुत बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है उसको हम एक फिगर से समझते हैं कि जो साइंटिस्ट ने जो स्टडीज की है उन स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिजिकल फोर्सेस के द्वारा जो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है उसकी रेट होती है 35 मिलीग्राम। 35 मिलीग्राम नाइट्रोजन फिक्स होती है। कहाँ फिक्स होती है, पर मीटर स्क्वायर। और कितने दिनों में, पर ईयर। यानी कि जो फिजिकल तरीका है, इस फिजिकल तरीके से 1 मीटर स्क्वायर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो एरिया होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो एरिया होगा, उतने एरिया में एक साल में, साल भर 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े एरिया में केवल 35 मिलीग्राम नाइट्रोजन फिक्स हो पाती है। तो रेट बहुत ही पुअर है। हालांकि फिजिकल फोर्सेस से ये होता है, बिल्कुल नेचर में अपने आप होता है, लेकिन उसकी रेट बहुत स्लो है, वेरी स्लो।
और फिर जैसा कि हम पीछे की क्लासेज में जब हमने प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स पूरे ग्लोब में कैसे हैं उनको पढ़ा था, तो हमें ये भी पता है कि जो ज़्यादा बारिश है, ज़्यादा लाइटनिंग, थंडरिंग, ये केवल ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ट्रॉपिकल एरिया में होती है कि जो 0 डिग्री के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादा होती है घटनाएं। तो एज ए जनरल, सामान्य रूप से अगर हम कहना चाहें तो पूरे ग्लोब के ऊपर केवल जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे फिजिकल फिक्सेशन नाइट्रोजन का होता है, लेकिन उसकी रेट बहुत कम होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया के, मान लीजिए कि आपने ट्रॉपिकल एरिया का खेत ले लिया, तो उस खेत में प्राकृतिक रूप से जब बिजलियां कड़कती हैं तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन वहाँ पे सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स के रूप में पहुंच जाता है। दैट इज फिजिकल फोर्स। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम खेतों में खाद डालते हैं, या तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो कि वहाँ पे हम ऐसे पौधे लगाएं जिनकी जड़ों में बैक्टीरिया हो, वो नाइट्रोजन फिक्स करे, या हम उनमें खाद के रूप में नाइट्रोजन डालें। लेकिन बारिश से नाइट्रोजन हमारे खेतों में तो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया के नहीं है और यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन नाइट्रोजन का नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन बायोलॉजिकल से करें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन रेट है ये इससे बहुत ज़्यादा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 700 मिलीग्राम, तो लगभग उसकी 20 गुना ज़्यादा है। 700 मिलीग्राम नाइट्रोजन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर फिक्स हो जाती है। पर मीटर स्क्वायर पर ईयर फिक्स होती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाइड बाय 70, 20 गुना है। तो नेचर में फिजिकल रूप से जितना नाइट्रोजन फिक्स होता है, बायोलॉजिकल तरीके से लगभग उसका 20 गुना ज़्यादा फिक्स होता है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा को अगर सॉइल में बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें खेतों से फसल अच्छी लेनी है, प्लांट्स की ग्रोथ हमें अच्छी चाहिए, हमें सिस्टम अच्छा चाहिए। ये तो हम अपने फायदे के हिसाब से बात कर रहे हैं। अदरवाइज हम प्राकृतिक रूप से देखें तो ज़्यादा पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे तो हर्बीवोर, कार्निवोर, सारे फूड चेन अच्छे से सप्लाई होंगे। तो इवन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के एंगल से भी देखें तो फिजिकल तरीके से जितना नाइट्रोजन फिक्स होता है उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है बायोलॉजिकल तरीके से नाइट्रोजन का फिक्स होना। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए हमारी सॉइल के अंदर पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो होने चाहिए। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट फिजिकल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। लगभग 20 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बायोलॉजिकल तरीके से सॉइल्स के अंदर होता है, जबकि फिजिकल उसकी तुलना में काफ़ी वीक है। और केमिकल तो केवल लेबोरेटरी का मामला है, वो नेचर में अपने आप नहीं होता है। तो ये कुछ जनरल बातें थी कि हम इस साइकिल को पढ़ने से पहले कम से कम इतना तो हम इसको ओवरव्यू के रूप में जान लें कि नाइट्रोजन क्या है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ से आनी है इसको और कहाँ इसको जाना है, और इसके ब्रेकडाउन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कौन से तरीके हैं, कैसे वो काम करते होंगे और कौन कम काम करता है, कौन ज़्यादा काम करता है। ये सारी बातें हमें यहाँ से सीखने को मिली हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस प्रॉपर साइकिल की बात करते हैं। तो आपकी जो बुक्स हैं उन बुक्स में भी ये डायग्राम्स दिए हुए आते हैं, तो वहाँ से भी आप इनको समझ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी किताबों के अंदर जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको समझाया हुआ होता है, तो आप उसको वहाँ से आराम से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ऐसे जो साइक्लिक डायग्राम्स हैं ये हमारी सभी टेक्स्ट बुक्स के अंदर आते हैं, और हमें अलग अलग राइटर्स हैं वो उनको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके समझाते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी बुक से पढ़ें और कहीं से भी आप इसको तैयार कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको समझना केवल वही है जो बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है, ये वही फॉर्म है। दिस इज N2। ये डायटोमिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्वर है। जैसे फॉस्फोरस है वो चट्टानों में रिजर्व रहता है, वैसे ही नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में रिजर्व होता है, आता भी वहीं से है और रिलीज होकर के जाता भी वहीं है। तो रिजर्वर कौन होगा? रिजर्वर होगा एटमॉस्फेयर। एक गैसियस साइकिल है, एटमॉस्फेयर इसका भंडार है और वहीं से आएगा सिस्टम में और वापस वहीं जाता है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ दो चीजें दिखाई गई हैं। इस साइड में ये ओशन है, तो एक्वेटिक सिस्टम भी साथ में दिख रहा है आपको, कि हम साथ में ओशन भी देख लेंगे कि ओशन को भी हम साथ में शामिल रखेंगे। और इसके बाद में ये जो बच गया ये है टेरेस्ट्रियल, जमीन वाला। तो दोनों प्रकार के इकोसिस्टम एक साथ हम समझ जाएंगे। तो दिस इज टेरेस्ट्रियल। तो ओशन इकोसिस्टम भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन, और यहाँ पे ये दिखा रखे हैं थंडरिंग लाइटनिंग। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन कह दो, या इसको अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, दिस इज फिजिकल फिक्सेशन। कि जब ट्रॉपिकल एरिया में बादल गरजते हैं, जब लाइट होती है तो उसे बॉन्ड टूटते हैं, फिजिकल है ये, फिजिकल फिक्सेशन की बातें हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन है। होगा क्या कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में लाइट कड़केगी तो लाइट के साथ में ही जब वो लाइट एनर्जी नाइट्रोजन को मिलती है तो नाइट्रोजन टूटेगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे और जो फ्री नाइट्रोजन हुआ है ये वहीं पे साथ में बादल है तो पानी भी है, रेन है H2O, उसके साथ में इंटरेक्ट होगा। ये सारा एक साथ हो रहा है और इंटरेक्ट होकर के फिर इससे बनेंगे नाइट्रेट्स। तो दोनों चीजें एक साथ हैं, पानी भी है बादलों में और बादलों में लाइट भी है, तो बॉन्ड टूटेगा भी और पानी से रिएक्ट भी होगा। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन से क्या हुआ, ये नाइट्रेट्स के रूप में नीचे आ रहा है, NO3-, दिस इज नाइट्रेट, NO3- नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट के रूप में इसमें भी आएगा। ऐसा नहीं कि केवल यहीं आता है, बारिश तो ओशंस में भी होगी। ठीक है, नाइट्रेट्स के रूप में जो भी पानी के साथ आया है, रेन के साथ आया है, रेन के साथ जो भी नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में आया है, यही वो नाइट्रेट है जिसको पौधे पसंद करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के इसी फॉर्म को पसंद करते हैं और फिर इसको पौधे उठाएंगे, अपनी जड़ों से क्या करेंगे, पौधे इसको उठा लेंगे। तो एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट बाय प्लांट्स, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सॉइल में से इसको क्या करेंगे, उठा लेंगे, प्लांट्स में आ जाएगा। प्लांट से बाद में प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में जाएगा। हर्बीवोर से फिर कार्निवोर्स, वो सारा ट्रॉफिक लेवल है कि प्लांट और प्लांट के बाद में हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सारा हमारा हो जाएगा ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, कि हमारा पूरा सिस्टम है, लिविंग सिस्टम आ गया है। ये सारा लिविंग सिस्टम है हमारा, कि प्लांट्स ने उस नाइट्रेट को उठा करके उसको अपने अमीनो एसिड्स में डाला, अमीनो एसिड से बाद में प्रोटीन्स बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, पौधे को खाएगा हर्बीवोर तो उसमें जाएगा नाइट्रोजन, हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर तो उसमें जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ट्रैवल करेगा प्लांट से, किस में जाएगा, ट्रॉफिक लेवल्स में जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लांट का कोई भी पार्ट अगर गिरेगा तो सॉइल में आएगा, अगर इनका कोई भी बॉडी पार्ट गिरेगा या इनकी डेथ होगी तो सॉइल में आएंगे, यानी कि डेड जो भी पार्ट होंगे।
चाहे पौधे का डेड पार्ट है, चाहे किसी एनिमल का डेड पार्ट है, उसका बॉडी पार्ट हो सकता है, उसका पूरा बॉडी हो सकता है। तो डेड है तो इसमें क्या है, प्रोटीन भी है, प्रोटीन है तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है सारी चीजें, वहां से ये सारा सॉइल के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पे एक तो उनका टूटना होगा, जिसको अपन बोलते हैं डीके, DECAY, टूटेंगे। या इनका जो एक्सक्रीटा होता है, हालांकि प्लांट्स तो ऐसा कोई एक्सक्रीटा डेवलप नहीं करते, बट हर्बीवोर्स एक्सक्रीटा देते हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं। कार्निवोर्स भी निकालते हैं, टॉप कार्निवोर्स भी निकालते हैं। तो एक्सक्रीशन भी होता है नाइट्रोजन का, उत्सर्ज्य पदार्थों के रूप में भी नाइट्रोजन है वो सॉइल के अंदर डाला जाता है। तो या तो इनका बॉडी पार्ट गिरे, या इनका एक्सक्रीटा हो, या इनका डेड बॉडी गिरे, सब में नाइट्रोजन होता है। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में गिर रहे हैं या एक्सक्रीटा सॉइल में आ रहा है, उसके अंदर जो प्रोटीन है तो वहां पे क्या है, अमीनो ग्रुप्स है, अमीनो फॉर्म है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये सॉइल का ही भाग है, ये सारा सॉइल में चल रहा है। अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये सब सॉइल में आएंगे। जब ये पदार्थ टूटेंगे तो ये सब सॉइल में, अमोनिया भी आ सकती है, अमीनो एसिड्स भी यूरिया भी आ सकती है, यूरिक एसिड भी आ सकते हैं, और दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं वो भी सॉइल के अंदर आएंगे। यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे, यहाँ वाली चीज को आप नीचे लेकर के आगे, ताकि समझाने में आसानी हो जाए। इसके बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी चीजें हैं उनमें है अमीनो NH2, और ये कन्वर्ट होगा NH3 में, क्योंकि अमीनो एसिड्स में क्या है, NH2 फॉर्म है। तो NH2 फॉर्म NH3 फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, NH2 NH3 में कन्वर्ट हो रही है। इसे अपन बोलते हैं अमोनिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है, NH2 जब NH3 में कन्वर्ट होती है उसे बोलते हैं अपन अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस हो गई जहां सॉइल में गिरे हुए अमीनो एसिड्स हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है, वहां जितना भी अमीनो ग्रुप रिलीज होता है, वो अमीनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना है कि मेनली अमोनिफिकेशन को जो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये सब सॉइल है, इस लाइन से नीचे हमारे पास ये सब सॉइल है, ये सॉइल की बातें चल रही है। तो सॉइल के अंदर कुछ माइक्रोब्स हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो अमोनिफिकेशन करने वाले माइक्रोब्स कौन से हैं उसमें आपको ध्यान देना है। मुख्य रूप से होते हैं एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स हैं। एक्टिनोमाइसीट्स के अलावा कुछ बैसिलस स्पीसीज भी होते हैं। बैसिलस एक बैक्टीरियम, एक प्रकार का रोड सेप जो बैक्टीरियम होता है, उनके लिए हम बैसिलस वर्ड यूज करते हैं। तो बैसिलस जीनस के कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस मेसेंट्रिटस हो गया। ये सब सॉइल में मिलने वाले ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस NH2 को NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक इतना समझ गए कि अमीनो एसिड से निकला था अमीनो, और अमीनो कन्वर्ट हो गया NH3 में। कि प्रोटीन्स में क्या था, NH2 था, और अमोनिफिकेशन में क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया NH3 में। अब इस NH3 का क्या होगा, ये NH3 क्या काम आती है, इसके दो प्रकार के भविष्य होते हैं। NH3 का दो प्रकार से इसका आगे फ्यूचर हो सकता है। या तो ये सॉइल में डिफ्यूज हो जाए, और डिफ्यूज होकर के ये सॉइल में से क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें सॉइल की pH एक फैक्टर होता है, सॉइल का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, सॉइल में मॉइस्चर अगर कम हो, तो क्या होगा कि ये जो अमोनिया है ये सॉइल में से आउट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। या इसका फिर फर्दर
दूसरी प्रोसेस में एंटर कर देगी। तो यह इसका क्या होगा, या तो सोइल से निकल करके एटमॉस्फेयर में चली गई, या ये जाती है नाइट्रिफिकेशन में, या कहाँ जाएगी, नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन एक सिंपल सी प्रोसेस है कि यहाँ पे आपके पास जो NH3 बना था, ये NH3 कन्वर्ट होगा NO3 में, कि एक रिड्यूस फॉर्म है, वो रिड्यूस फॉर्म एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होगी, NO3 में कन्वर्ट होगा। तो या तो ये सॉइल में से निकल जाएगी, अगर ये सॉइल में रही तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ अमोनिफिकेशन बोला था, वैसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, 2 स्टेप होते हैं, ध्यान रखना आपको। नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप होती हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, NH3 कन्वर्ट होगा, पहले स्टेप के अंदर NH3 कन्वर्ट होगा NO2 माइनस, यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, NO2 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो कुछ नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं जो NH3 को NO2 माइनस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोस्पायरा है, नाइट्रोसोग्लिया है, नाइट्रोसोकोकस है। तो ये जो सारे बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेंगे, NH3 को NO2 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो NO2 बना है, इसको दूसरे और बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करेंगे, NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली स्टेप में क्या बनता है, नाइट्राइट बनते हैं, और दूसरी स्टेप में क्या बनेंगे, नाइट्रेट बनेंगे। तो दूसरी स्टेप को हम कौन से बैक्टीरिया बोलेंगे, नाइट्रेट बैक्टीरिया। पहले स्टेप में थे नाइट्राइट NO2 माइनस, और अगली स्टेप में कौन है, नाइट्रेट NO3 माइनस बैक्टीरिया। आप क्यों करिए, कर जाएंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक बार आप मैसेज कर दीजिए कि आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, आवाज भी आ रही होगी। ओके ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सॉइल में अमोनिफिकेशन से NH2 कन्वर्ट हुआ था NH3 में। अब नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन तभी होगा जब हमारा NH3 सॉइल में रहता है, अदरवाइज वो सॉइल से निकल भी सकता है। अगर वो सॉइल में रहा तो उसका नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन की पहली स्टेप में बनेगा नाइट्राइट NO2 माइनस, और दूसरी स्टेप में बनेगा NO3 माइनस। तो 2 स्टेप होते हैं, दोनों में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया काम करते हैं। एक नाइट्राइट बैक्टीरिया कहलाएंगे, दूसरे नाइट्रेट बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो NO3 माइनस में ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि नाइट्रोसिस्टिस होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, ये सेकंड स्टेप में काम करते हैं, जो NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम इस चीज को यहाँ देखें तो ये था कि डेब्रिसेज सॉइल में गिरे, सॉइल में से उनमें NH2 निकला, NH2 बाद में अमोनिफिकेशन से NH3 में कन्वर्ट हुआ, और NH3 बाद में पहली स्टेप में NO2 और दूसरी स्टेप में NO3, यानी कि डेब्रिस में जितना भी नाइट्रोजन था वो था NH2 फॉर्म में, और उस NH2 फॉर्म को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बीच में 2 स्टेप आ गई, एक आ गई अमोनिफिकेशन और दूसरी आ गई नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में भी 2 स्टेप आए थे, एक नाइट्राइट का बनना NO2 माइनस का, और दूसरा नाइट्रेट का बनना।
तो डेब्रिस के रूप में जो भी कंपाउंड गिरे थे उनमें जो भी नाइट्रोजन था वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, NO3 माइनस में। और ये NO3 वही है जिसको पौधे वापस से सोख लेंगे। तो एक तो हमने बात की कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिक्सेशन हुआ, सॉइल में नाइट्रेट आया, पौधे ने उठाया, फूड चेन में चला, डेब्रिसेज में पहुंचा, डेब्रिसेज से अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन से नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से वापस पौधों में। तो इस प्रकार से ये सिस्टम के अंदर चलता रहता है। दिस इज द वन प्रोसेस। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस भी होते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं जैसे कि इसमें ऐड वाली सेक्शन से देखें कि और किसी तरीके से भी नाइट्रोजन ऐड हो सकती है क्या। तो यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आपके पास एग्जाम्पल आएंगे। कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में अपने आप मिलते हैं, अपने आप नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रहते हैं, वो सिम्बायोटिक होते हैं। जैसे आप लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में नोड्यूल्स पड़ते हैं, वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं। साथ में ही कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, पानी में भी मिलते हैं। साइकस है, एंथोसिरोस है, इनके साथ में सिम्बायोसिस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब्स हैं ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें फ्री लिविंग भी आते हैं, इसमें सिम्बायोटिक भी आते हैं, इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, इसमें लेग्यूमिनस पौधे के साथ वाले भी आते हैं, नॉन लेग्यूमिनस पौधों के साथ में भी आते हैं, जड़ों के साथ में साहचर्य रखने वाले भी आते हैं, पत्तियों के अंदर नोड्यूल्स बनाने वाले भी आते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जीवों का जो या तो अकेले हैं या किसी के साथ रहते हैं, किसी की जड़ों के साथ रह सकते हैं, किसी की पत्तियों के साथ रह सकते हैं, लेकिन उनका मकसद है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सीधा उठाना। उनका मकसद क्या है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा लेना और बाद में उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देना। ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उनका काम है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से उठाया और इसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके सॉइल में क्या बना देते हैं, नाइट्रेट, और उस नाइट्रेट को पौधे फिर काम में ले लेते हैं। तो पौधों में एक तो इधर से आ गया था इलेक्ट्रोकेमिकल, एक इधर से आ गया कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं वो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते रहते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक मटर का पौधा ले लिया। अगर एक मटर का पौधा ले लिया तो वो क्या करेगा, उसकी जड़ों में नोड्यूल्स हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो भी सेम यही काम करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उठाएगा और उठा करके वो सॉइल में नहीं डालेगा, वो पौधे को ही दे देता है। किसी को दोस्त कब बनाएंगे, जब काम आएगा। तो राइजोबियम इसकी जड़ों में रहता है तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट तो करेगा, वो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है। तो वो नाइट्रोजन केवल मटर के पौधे को मिलेगी। हाँ, फिर मटर के पौधे से वो फूड चेन में जाएगी और फिर इसका हिस्सा बन जाएगी। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं सॉइल में डाल देंगे, सिम्बायोटिक पौधे को दे देंगे। ऐसे आपने एंथोसिरोस का थैलस ले लिया तो एंथोसिरोस के थैलस के अंदर जैसे नॉस्टॉक एनाबीना की स्पीशीज पाई जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके किसको दे देंगी, एंथोसिरोस को दे देंगी। ऐसे मान लीजिए कि आपने लाइकेन ले लिया तो लाइकेन के अंदर भी जो फाइकोबियोन था उसके रूप में बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, वो भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सीधा उठा करके अपने थैलस के अंदर काम में ले लेते हैं। तो दो तरीके थे, या तो सॉइल में से उठाओ या एटमॉस्फेयर में से उठाओ। सॉइल में से उठाएंगे तो किस फॉर्म में उठाएंगे, NO3 माइनस। और NO3 सॉइल में आया कहां से, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल से आए या वो बायोलॉजिकल से आए, क्योंकि केमिकल से तो अपने आप आएगा नहीं, केमिकल से तो फैक्ट्रीज में बनाना पड़ता है, फिर खेत में ला करके खाद के रूप में डालना पड़ता है। तो वो नेचर की अपने आप होने वाली नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस तो दो ही थी, वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल और सेकंड इज बायोलॉजिकल। तो ये दोनों प्रोसेस क्या करेंगी, सॉइल के अंदर अल्टीमेटली नाइट्रेट को बिल्ड करती है, NO3 माइनस। और ये NO3 माइनस एक रास्ता और भी है,
कि जो सड़ रहा पार्ट है, जो गल रहा होता है, डिकम्पोज हो रहा होता है, उससे भी अमोनिफिकेशन हो जाए, नाइट्रिफिकेशन हो जाए, तो उससे भी नाइट्रेट है वो सोइल में आ सकता है और ये नाइट्रेट बाद में फूड चेन में एंटर करता है। एक चीज हमें और इसमें ऐड करनी है कि एक डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस भी होती है। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे नाइट्रेट था, ये नाइट्रेट डीनाइट्रीफाइंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि प्रॉब्लम है तो एक प्रकार की, हम अभी तक क्या कर रहे थे कि गैस को कैसे भी करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करो ताकि पौधे उसको काम में ले लें, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसमें कि बैसिलस की स्पीसीज सीरियस आती है, लाइकेनिफॉर्मिस आती है, स्यूडोमोनास की स्पीसीज डीनाइट्रिफिकेंस आती है, ऐसे थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस आता है, माइक्रोकोकस है, एक्रेमोबैक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया NO3 को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये N2 बाद में क्या होती है, एटमॉस्फेयर में आउट हो जाती है। तो अगर हम बात करें अमोनिफिकेशन, ये NO3 के लिए काम करता है। नाइट्रिफिकेशन NO3 के लिए काम करता है। NO3 बनेगा तो फूड चेन्स में ट्रेवल करेगा, सिस्टम को सपोर्ट करेगा और वापस NO3 में कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन दो जगह आपने देखा कि अमोनिया भी निकल सकता है आउट, अगर सोयल के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर कम है, या वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, तो भी नाइट्रोजन है वो वापस से उसमें से निकल सकता है। तो ये जो दो रास्ते थे कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या जो हमारा अमोनिफिकेशन से अमोनिया निकलता है, वो अगर सोयल की कंडीशंस रिटेन करने वाले ना हो, मॉइस्चर डेफिशिएंसी हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो नाइट्रोजन वापस एयर में रिलीज भी हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, उससे एंटर हुआ और वापस ये एटमॉस्फेयर में ही जा सकता है। ये तो हमने जो डिस्कस किया, ये कर लिया हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्थलीय आवासों में इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो चक्रीकरण होता है उसको हम समझा सकते हैं। कैसे नाइट्रोजन वायुमंडल से सॉइल में आती है, कैसे सॉइल में उसका नाइट्रेट वाला फॉर्म है वो पौधों के द्वारा उठाया जाता है, कैसे जो फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं वो सॉइल में नाइट्रेट को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे डेब्रिसेज से वापस अमोनिया निकलता है, अमोनिया कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ये अमोनिया है वो कैसे सॉइल से निकल सकता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर के भी निकल सकता है, वो बातें हमारी हो गई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी नाइट्रोजन है वो एंटर करती है, क्योंकि वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, उनको भी नाइट्रोजन की जरूरत है। तो वहाँ पर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बीजीए की बहुत बड़ी पावर होती है कि ये बीजीए एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सीधा काम में ले सकते हैं। पौधों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है कि नाइट्रेट होगा तो काम में आएगा, अदरवाइज बैक्टीरिया तो सीधे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उठा सकते हैं, वहाँ इनके एक्वेटिक फूड चेन्स में रन करेगा। जैसे यहाँ टेरेस्ट्रियल पौधे हैं उनमें नाइट्रेट एंटर करेगा, वैसे ही वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उठा लेंगे, उनमें कैपेसिटी है, और फिर वहाँ से एक्वेटिक फूड चेन्स जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज, मीडियम फिशेज, लार्ज फिशेज, उनमें ये नाइट्रोजन ट्रैवल करेगा। और वहाँ पर भी जब उनके डेब्रिसेज बनेंगे, उनका भी डेब्रिस बनेगा, उनके भी एक्सक्रीटा डेवलप होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में हुआ सेम वैसा वहाँ भी होता है। तो वहाँ भी उनका डीके भी है और एक्सक्रीशन भी है, और उनका डीके और उनका एक्सक्रीशन, उनसे भी क्या होगा, NH2 ग्रुप लिबरेट होता है, और वहाँ पर भी फिर बाद में अमोनिफिकेशन भी होता है, नाइट्रिफिकेशन भी होता है, और ये सारा सिस्टम है वो एक्वेटिक वाटर बॉडीज में भी चलता है। तो सिस्टम का रिजर्वर देखें तो दिस इज एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का भंडार है। अब उससे दोनों सिस्टम रन होते हैं, एक्वेटिक भी रन होता है और टेरेस्ट्रियल भी रन होता है। टेरेस्ट्रियल को हमने डिटेल से देख लिया कि कैसे नाइट्रेट आ रहा है और कैसे उसको बाद में फूड चेन्स में सप्लाई किया जाता है, कैसे वहाँ से एक्सक्रीटा है, चाहे डिकम्पोजिशन है, वहाँ से अमोनिया निकलेगा, अमोनिफिकेशन होती है, देन नाइट्रिफिकेशन होता है, और ओवरऑल इसका जो साइक्लाइजेशन है, ये साइक्लाइजेशन चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, कि कैसे हमारा नाइट्रोजन साइकिल है वो नेचर में
ऑपरेट होता है। तो देखा जाए तो चाहे वो फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो या कोई खास प्रोसेस हो कि अमोनिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रिफिकेशन कौन से करते हैं, नाइट्रेट बैक्टीरिया कौन से हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया कौन से हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है वहाँ पे ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आते हैं। और ओवरऑल इसका साइक्लाइजेशन किस प्रकार से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुल मिला के हमारा जो एक बायो जियो केमिकल साइक्लिंग के रूप में हमने एक चक्कर को आज डिस्कस कर लिया कि नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से नेचर में ऑपरेट होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी जब आप इन चीज़ों को समझ गए कि कैसे रिजर्वर में से कोई भी एलिमेंट है वो एंटर करता है, कैसे सिस्टम में रन करता है, कैसे वहाँ से एग्जिट करता है, कैसे इसका साइक्लाइजेशन होता है। तो ये चीज़ें आपके जो बाकी सिलेबस के जो दूसरे जो साइकिल्स हैं, जैसे कि चाहे कार्बन का हो, फॉस्फोरस का हो, सल्फर का हो या वाटर का हो, उनको समझने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस रहेगी कि आप अब उनको आराम से समझ जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। ओके देन, थैंक यू।